ज्ञान के दीप जलाए, आशा की झिलमिल को रोशन बनाए, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, ऊंचे उठे और छू ले गगन को, सवेरे की सरगम को जीवन में लाया, ज्ञान के दीप जलाए। सुन लो दिशाएं बुलाने लगी हैं, हवाएं नए राग गाने लगी हैं। आओ बदल दे मौसम ज़मीं के, नए कल की कल कल से पल पल सजाए, आओ ज्ञान के दीप जलाए। सभी को नमस्ते, सुप्रभात। इस मंगल बेला में सभी अध्ययनार्थियों का तथा सभी परिवारजनों का बहुत बहुत स्वागत। पूज्य बाबा जी के प्रति शत नमन, आदरणीय योगेश भैया जी के प्रति कृतज्ञता। इसी कृतज्ञता के साथ आज का सत्र हम शुरू करते हैं। तो मानवीय शिक्षण शोध संस्था ग्राम परडा में 3 जून से 8 जून में एक टीचर्स ट्रेनिंग आयोजित किया था। तो उस टीचर्स ट्रेनिंग में शालिनी दीदी हमारे साथ थी। ट्रेनिंग के हर क्रियाकलाप को उन्होंने मूल्यों के साथ, भाव के साथ किस तरह से अनुभव किया, तो वो सभी अनुभव साझा करने के लिए आज हमारे साथ शालिनी दीदी जी जुड़ी है। तो दीदी से नम्र निवेदन है कि दीदी अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करेंगी। दीदी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सभी को, बहुत बहुत धन्यवाद वैशाली दीदी। आप इतना सुंदर संचालन कर रही हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। नमस्ते सभी को। बाबा जी के प्रति कृतज्ञता, योगेश भैया के प्रति आभार, रेणु भाटिया दीदी के प्रति भी आभार, परडा से जुड़े सभी अध्ययनशील परिवारों का धन्यवाद। ये पूरी कड़ी जिसने हम तक ये वस्तु पहुंचाई, उनमें शामिल हैं बॉम्बे से आए द रीडिंग ट्री स्कूल की पूरी टीम, उनका भी धन्यवाद। हमें अपना बचपना फिर से एक्सपीरियंस कराने के लिए ये पूरी जो पूरी वर्कशॉप थी, सिर्फ एक्सपीरियंस कराने के लिए थी। हमें बहुत ज़्यादा उन्होंने बोला नहीं करो मत करो, ये सब बहुत सारा इंस्ट्रक्शंस नहीं था उसमें। उन्होंने यही कहा कि आप सिर्फ इसका अनुभव लीजिए। हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग प्रदान करने के लिए हम फिर से बच्चे बन जाएं और बच्चों जैसा सोच पाएं, ताकि बच्चों को समझ पाएं। ये 6 दिनों ने तो हम मेरी दुनिया ही बदल दी। बच्चों को इतना सरल तरीके से पढ़ाया जा सकता है, ये मैंने पहली बार एक्सपीरियंस किया।
और अब लगने लगा कि मध्यस्थ दर्शन फिलॉसफी के रूप में हमारे पास है, लेकिन इम्प्लीमेंट करने का तरीका तो ये है, और बड़ा सुंदर और सरल तरीका है। घर स्कूल बन जाए और स्कूल घर, ये वर्कशॉप करने के बाद ये विश्वास हो गया कि ये हो सकता है। पहले दिन सुबह हमारी क्लास में सर्कल बनवाया और कुछ एक्टिविटीज कराए, तो बड़ा अटपटा सा लगा कि क्या ये बच्चों वाले काम कर रहे हैं हम प्रौढ़ हैं और मानसिकता में इतनी गांठें पड़ी हैं। लेट गो करना थोड़ा मुश्किल हुआ। इतना बड़ा बोझा हम सर में लेकर ढोते हैं, उसे कैसे उतारा जाए, ये भी धीरे धीरे हमने सीखा। धीरे धीरे पकड़ में आया कि अपने इनहिबिशंस को छोड़कर बच्चे बनकर जीने को समझेंगे, तभी हम बच्चों के साथ काम कर पाएंगे। लेट गो करना सीखना। बच्चे कैसे सहज और सरल होते हैं, वैसे ही अगर हम भी छोटे छोटी खेल गाने एंजॉय करें तो हम भी वो स्थिति पा सकते हैं, अपना बचपना वापस पा सकते हैं। जब हम अपने आप को छोटे बच्चों के शूज में डालेंगे, तभी हम उनकी मानसिकता समझ पाएंगे और उनकी फीलिंग्स पर काम कर पाएंगे। ऐसा मेरी समझ में आ रहा है। मेरा ध्यान कुछ एक्टिविटीज पर गया। हर एक्टिविटी और खेल सर्कल में होता है, तो ये बात बार बार ध्यान दिलाती है कि ये पूरा अस्तित्व गोल है, जुड़ा हुआ है, और हम सब इसी प्रकार से जुड़े हुए हैं। ये जुड़ाव देख पाया, और जो हमने सर्कल में सारे काम किए जितने भी, और ये लयबद्ध तरीके से एक रिदम को मेंटेन करते हुए और सारी एक्टिविटीज आपस में जुड़ी हुई थी, कहीं कुछ अलग नहीं लगा। तो ये एक सुंदर चीज पकड़ में आई। हमने नेचर स्टडी किया, जिस बारीकी से पेड़ को देखना, ऑब्जर्व करना, पत्तियां, फूल, तने को, और पेड़ का जुड़ाव मिट्टी से, और ये मिट्टी कैसे उसका पोषण करती है, क्योंकि पत्ते फिर गिर जाते हैं नीचे और मिट्टी को उर्वरक करते हैं। सूरज कैसे उसको हरा भरा रखता है, ये बारीकियां देखकर मन बहुत प्रसन्न हुआ। फिर आकर हम उसे उसका चित्र बनाते थे। ये आवर्तनशीलता देखने में आई अंदर, मतलब बारीकी की जो बारीक चीजें जो देखी, ये ऑब्जर्वेशन समझ में आए कि बच्चों को हम कहाँ और क्या दिखा सकते हैं जहां से उनकी ग्रोथ हो। आज हम मोबाइल उनके हाथ में दे देते हैं। आज जो हम काम कर रहे हैं शहरों में, कम से कम शहरों में तो ऐसा ही है, ये दिख रहा है कि हम बहुत गलत दिशा में जा रहे हैं। और ये छोटी छोटी एक्टिविटीज वापस अगर हम करना शुरू करते हैं तो बच्चों के अंदर चेंज ला सकते हैं, जो हम चाहते हैं। ड्राइंग का एम्फेसिस भी अच्छा लगा। साथ ये भी पकड़ में आया कि 7 साल के बच्चे में उसने लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि उसकी मानसिकता पे उसका बुरा असर पड़ता है। और आज हम स्कूल में 2-2.5 साल के बच्चों को डाल देते हैं। ये भी पकड़ में आया कि शहरों में लोग फ्लैट्स में रहते हैं, तो उनके पास बच्चे कहाँ से लाएं, आजू बाजू में बच्चे नहीं हैं, वो कहाँ से लाएं। तो फिर शायद इसके लिए वो अपने बच्चों को छोटपन में ही स्कूल में डालते हैं कि बच्चे खेलें। पर अब जो यहाँ का खेल है, ये थोड़ा फर्क है। ये बहुत बड़ा एक डिफरेंस समझ में आया। उसकी बच्चे की मानसिकता पर ये सब बुरा असर तो डालता ही है। तो फ्री हैंड ड्राइंग, और ये भी बिना पूर्व संस्कार के, जैसे हम घर में, उन्होंने एक बहुत अच्छी चीज बताई। बार बार हम बच्चों को बताते हैं सूरज पीला ही होता है, और ये लाल ही होता है, ये हरा होता है। बच्चा अपनी क्रिएटिविटी, और वही हमने काम किया भी वहां पर, है ना, बहुत चीजों में बच्चे जैसा बनकर बच्चे जैसी क्रिएटिविटी को निखार देना, ये शायद काफी कठिन काम है हमारे लिए।
बट हम कम से कम यहाँ तक तो पहुंच सकते हैं कि बच्चों को कलर्स दे दिए और वो अपनी चॉइस के कलर्स भरें, और फिर टोक नहीं लगाएं कि भाई तुमने सूरज नीला क्यों कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, वो उसकी चॉइस है। तो ये उसकी क्रिएटिविटी को उभारने के लिए एक बहुत सुंदर मुझे तरीका लगा। एक मुझे इसके साथ जुड़ा हुआ चीज और अच्छी लगी कि वो उन्होंने खुशबू फैला दी पूरे कमरे में और हमें कहा कि पेंट करो। मतलब ये तो मैं कभी सोच ही नहीं सकती थी कि इस तरीके से सेंसेस का कनेक्शन बैठ सकता है कि आपने खुशबू फैलाई और उसको अब हमने पेंट करना है। तो कर तो नहीं पाई थी मैं, बाकी लोग, काफी लोगों ने किया बहुत सुंदर तरीके से। ये चीजें छोटी छोटी पकड़ में आई, और बच्चे, इससे बच्चों के अंदर निखार आ सकता है। क्रिएटिव स्किल्स तो बहुत जरूरी हैं, नहीं तो आज हम जो रूखापन देख रहे हैं वो रूखापन इससे कम हो सकता है। हमने एक और एक्टिविटी की जिसे टेक्स्ट रीडिंग कहते हैं, और ये कार्ल कॉनिंग एक बच्चों के डॉक्टर, ऑस्ट्रियन हैं, थे, और उन्होंने, उनके बड़े सारे प्रश्न थे बच्चों को लेकर और बुजुर्गों को लेकर। तो उन्होंने इसके ऊपर काफी काम किया, बच्चे और एडल्ट्स जिनकी स्पेशल नीड्स थी। तो उनकी एक किताब है द फर्स्ट 3 years ऑफ अ चाइल्ड। तो इस किताब को पढ़ने के बाद बहुत अच्छी एक फीलिंग आई कि हमारा जो पहला कदम, मतलब मानव जाति का पहला कदम ही बोला जा सकता है, जब एक बच्चे ने पैर जमीन पे रखा होगा और वो सीधा खड़ा हुआ होगा। क्योंकि अभी तक तो हम ये देख ही रहे हैं कि हमारा जो एवोल्यूशन है ये जीवों से हुआ है। तो जीव तो 4 पैर पे चलते हैं और वो सहज है ना, क्योंकि वो धरती के गुरुत्वाकर्षण के साथ जुड़े होते हैं। लेकिन मानव जाति का ये जो पहला कदम जो धरती पर पड़ा और जिससे हमारी पूरी पीठ रीढ़ सीधी हो गई, गर्दन सीधी हो गई, सर सीधा हो गया, ये एक बहुत बड़ी घटना है, एक मानव जाति के लिए छलांग है। तो जिससे आज हम मानव जाति कहलाए जाते हैं, होमोसेपियंस जिनको हम कहते हैं। तो ये जीव अवस्था से ज्ञान अवस्था में परिवर्तन, ये एक बड़ी घटना। हम 4 पैरों से लेके 2 पैरों पे खड़े हो गए, ये बहुत सुंदर बात है। तो मेरे अंदर इससे एक परिवर्तन आया और अस्तित्व के प्रति कृतज्ञता का भाव जागृत हुआ। तो ये मतलब मेरे लिए काफी मैं काफी इससे प्रभावित हो गई थी इसको पढ़कर। एम्ब्रियोलॉजी एक और सब्जेक्ट हमने पढ़ा और इसको समझा, और ये पता चला कि कैसे एक बच्चा आने से पहले कैसे व्यवस्था तैयार हो जाती है। हम 9 महीने बच्चों का कहते हैं कि बच्चा 9 महीने माँ के गर्भ में रहता है, पर ऐसा नहीं है। उन्होंने बताया 10 महीने से बच्चे की 10वां महीना जो पहला फर्स्ट मंथ है उसमें बच्चे की तैयारी चलती है, और बच्चा हमारे गर्भ में 9 महीने रहता है। वो अपने आप को भी एक्सपीरियंस करता है उस वक्त। ये चीज बहुत सुंदर लगी कि कैसे गर्भ में रह के वो अपने हाथ पैर चलाना सीखता है और नाल को पकड़ के खेलता है, और जब वो पैर चलाता है तो इसे हम मूवमेंट कहते हैं, और इससे एक्चुअली हम खुश होते हैं कि बच्चा हिलडुल रहा है। पर ये पकड़ में नहीं आता हमें कि ये खेल रहा है। वो चूसना भी वहीं सीखता है, वो जो फ्लूइड है उसको पीता है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हमने पकड़ी। देखिए, और एक चीज उन्होंने इतनी सुंदर बताई जिसका ध्यान हम सब जानते हैं, हम सब माएं हैं, लेकिन एक गर्भ में बच्चा 9 महीने या 10 महीने वो अंधेरे में रहता है। ये एक बहुत बड़ी चीज मुझे लगा। ये हमने कभी सोचा ही नहीं कि बच्चा अंधेरे में रहता है अंदर। तो ये छोटी छोटी बातें जो हमें पकड़ में आई, इससे मन भर गया, मतलब कि कैसे हम और आगे बच्चों के लिए काम कर सकते हैं। और मेरे से पहले सुमन बाला दीदी और
जयश्री दीदी ने भी काफी अच्छा आपको पूरा बताया, पर मेरा इन चीजों पे ध्यान गया। और ये सारी जो चीजें वो कर रहा है गर्भ में, ये उसकी पूर्व तैयारी है बाहर आने के लिए, क्योंकि जो मूवमेंट्स हैं ये बाहर आके तभी वो पकड़ सकता है और तभी वो पैर चलाना सीखता है, और उसी से फिर बाद में धीरे धीरे कदम जमीन पर रखता है। तो ये चीज मुझे बड़ी मतलब प्रभावित की। और ये भी पता चला उसमें कि 2.5 महीने जब गर्भ में रहता है तो वो उसकी लिसनिंग स्किल्स, उसके सुनने की क्षमता बढ़ती है। इससे मेरा कनेक्ट बैठा कि हम जो गर्भ संस्कार कहते हैं इसका महत्व कितना ज्यादा है, हम क्या करते हैं इससे भी जुड़ना देखा मैंने। 2 बच्चे मैंने देखे जिन्होंने जिनकी माओ ने बहुत, माओ और पिताजी, ये भी मैं मतलब इस पे थोड़ा एम्फोसिस डालूंगी। पिताजी और माताजी दोनों ने बहुत अध्ययन किया, 6 महीने के अध्ययन किए, उसके बाद में और पढ़ते गए वो। ये जो पठन किया उन्होंने, इससे मेरी ऑब्जर्वेशन में आया कि ये बच्चे शांत हुए हैं। ये बच्चे उस तरह के नहीं हैं जो हम आज नॉर्मल, और हिंदुस्तान के बच्चे तो हम सब जानते हैं। हाँ जी, 1 मिनट। एक मिनट, किसी ने कुछ प्रश्न पूछा है, मैं 1 मिनट देख लेती हूँ गर्भ शिशु के बारे में। अच्छा, हाँ जी भैया, मेरे ध्यान में ये बात, क्योंकि मेरे को ये बात बहुत अच्छी लगी। मैंने अपने बच्चे को जब गर्भ में रखा था तो कुछ चीजें मेरे साथ घटी जो सही नहीं हुई, और मेरा उसके कारण स्ट्रेस बढ़ा। ये स्ट्रेस के कारण आज जो मैं देख पा रही हूँ अपने घर में, अपने बेटे में, अपने बच्चों में, ये इसी की रेक्टिफिकेशन के लिए शायद मुझे ये सब चीजें मिली, और ये इन पे मेरा ध्यान जाने लगा, और आगे गलतियां न हो इस पर मेरा ध्यान जा रहा है। तो ये जो अध्ययन किए हुए पेरेंट्स हैं, इनका, इनके बच्चों में जो फर्क देखा मैंने, ये बहुत सुंदर था। तो अध्ययन के प्रति मेरा वहां से भी मन बना था काफी, कि बच्चों के लिए, आगे की पीढ़ी के लिए ये बहुत सुंदर काम है। और ये देखिए कि हमारे बच्चे इतने देर पहले हमारे गर्भ में रहते हैं, उसके बाद बाहर आते हैं, बाहर आने के बाद इतने सुंदर होते हैं छोटे छोटे बच्चे, लेकिन हम उनको जैसे ही बड़े होते हैं कहना नहीं सुनते, और हम सारा दिन डांटते रहते हैं, मारते रहते हैं, जल्दी करो जल्दी करो। ये एक हमारा एक शायद सब माओ का, सब घरों में यही बन गया है, हर काम जल्दी करो। तो ये जल्दी करने के कारण बच्चों के अंदर एक अ, कड़ापन आ गया है, सहज नहीं रह गए हैं वो, और उनका वो कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं कुछ चीजों से। स्कूल में भी हम जल्दी डाल रहे हैं, लिखना पढ़ना भी जल्दी सीख रहे हैं, पता नहीं हम बच्चों को कहाँ ले जाना चाह रहे हैं। और यही आ, के हाँ जी, नहीं, ये चीजों पे ध्यान, और ये इसीलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि हमने ये वर्कशॉप की। इस वर्कशॉप के प्रति तो मेरी बहुत बहुत कृतज्ञता है, जिन्होंने इन सब चीजों को जोड़ के हमारे लिए उपलब्ध कराया, उन सब के प्रति कृतज्ञता है मेरी। तो एमब्रॉल हम उनको सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देते रहते हैं। तो यहाँ एक चीज और पकड़ में आई कि उन्होंने, मतलब जो हमारे मेंटोर्स आए थे बॉम्बे से, उन्होंने इतने सहज भाव से हमसे काम करवाया। हर एक्टिविटी के लिए उन्होंने नहीं बोला आओ हम अभी ये करेंगे, या अभी एक्टिविटी बदल गई है। उन्होंने लयबद्ध तरीके से छोटे छोटे गीतों द्वारा हमारा ध्यान आकर्षित कराया कि अब हम गेम खेलेंगे, इसके बाद हम आर्ट एंड क्राफ्ट करेंगे, इसके बाद हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, या इसके बाद हम नेचर स्टडी करेंगे। बहुत सुंदर तरीके से, सहज तरीके से, बिना बहुत इंस्ट्रक्शंस दिए हुए काम हुआ। ये बात पकड़ में आई। तो उन्होंने ये भी बताया हमें कि वो अपने स्कूल में बच्चों को बताते नहीं है क्या करना है, वो सिर्फ गाने गाते हैं।
तो एक एग्जाम्पल मैं देना चाहूंगी सबके लिए जो लोग सुन रहे हैं, क्योंकि इसके बाद भी लोग और भी लोग सुनते हैं इसको। वो भी मदर्स इसके जो छोटे बच्चे हैं जिनके छोटे छोटे गीत बनाए छोटे छोटे शब्दों से, अभी हम डर जाते हैं कि गीत बनाना मतलब अब क्या करें, मैं भी डरती हूँ। बट यहाँ मैंने देखा कि बहुत छोटी चीजों से, जैसे अ, उन्होंने एक इंग्लिश में छोटी सी पोएम बनाई, टॉयज आर स्लीपिंग, टॉयज आर स्लीपिंग, पुट देम बैक, पुट देम बैक। अब आप मुझे बताइए, इतनी छोटी सी पोयम वो गाते रहते हैं जब तक सारे बच्चे अपने खिलौने डब्बों में डाल के समेट नहीं देते और जगह पर नहीं रख देते। अब आप बताइए, इस तरह से अगर पढ़ाई हो तो हम किस तरह के बच्चे तैयार करेंगे, और आगे वो क्यों नहीं अध्ययन में लगेंगे, है ना? क्योंकि हमारे पास वस्तु तो है और ये इसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो गया। तो ये दोनों जुड़ करके एक बहुत सुंदर व्यवस्था बन सकती है बच्चों के लिए। और फिर वही बात कि घर स्कूल बन जाए, स्कूल घर बन जाए। अ, तो ये एक चीज। फिर एम्ब्रियोलॉजी में हमने उन्होंने हमारी बहुत ध्यान दिलाया अपनी माँ के प्रति। माँ के प्रति का कृतज्ञता भाव हमारे अंदर उमड़ा, सबके अंदर, कि कैसे हमारी माँ ने हम, और मेरे ख्याल से हर एक के साथ कुछ ना कुछ घटना घटी है माँ के साथ, तो कैसे हमने अपनी माँ से माफी मांगी कि अब कईयों की माएं नहीं हैं, है ना? तो हम कैसे उनसे माफी मांगे कि हमसे जो गलतियां हो गई हैं वो हमें माफ कर दें, और आगे की पीढ़ी के लिए हम काम करें, वो उनके प्रति हमारी कृतज्ञता रहेगी, है ना? ऐसा मैं इसको देख पाती हूँ। एक मुझे और बहुत सुंदर एक्टिविटी लगी, और वो थी हमने जब एक दूसरे के पैरों की मालिश की। तो ये जो सेवा भाव है, ये पकड़ में आया। बहुत सुंदर तरीके से हमने एक दूसरे के पैरों को मालिश की कि उनके स्ट्रेस, उनके दर्द निकल जाए। तो ये सेवा करना और ये सेवा ले पाना, ये दोनों को मैंने देखा, और मुझे ये बहुत अच्छी एक्टिविटी लगी। हमारे मेंटोर्स ने बताया कि वो स्कूल में बच्चों के पैर धोते हैं, फुट बाथ देते हैं, और बच्चों के पैरों की मालिश करते हैं। तो अब ये देखिए, ये तो स्कूल है, तो स्कूल में इतना भर हो सकता है, पर घर में तो माता पिता है ना, वो तो बच्चों की पूरी मालिश कर सकते हैं। तो ये बात भी मुझे बहुत अच्छी लगी कि कैसे हम टच, फील, ये सारी चीजें, अब माँ का हाथ बच्चों के ऊपर फिरना, पिता का हाथ बच्चों के ऊपर फिरना, और उससे बच्चे के अंदर एक और सिक्योर फीलिंग आना, ये इसको भी मैं देख पाई। फिर शायद मेरा समय हो रहा है तो मैं बस जल्दी से कंप्लीट कर देती हूँ। और एक चीज पकड़ में आई कि कैसे 0 से 7 में टच, लाइफ, मूवमेंट और बैलेंस, ये महत्वपूर्ण बिंदु हैं। और क्यों वो लोग खूब हिलना डुलना सिखाते हैं, तो बच्चों के अंदर मूवमेंट्स आती हैं जिससे उनकी स्पीच बेटर होती है, ये एक बात पकड़ में आई। लाइफ के अंतर्गत उन्होंने बताया कि बच्चा गर्भ में रहता है और अंदर गर्माहट में रहता है काफी। तो ये गर्माहट कैसे हम बाहर उसको प्रदान करें, तो जब वो सोता है हम उसको गर्म रखें, ओढ़ा के रखें उसको, कोई चादर ऐसे नहीं खुला नहीं रखें, उसको सिक्योर फील होता है। और ये जो सिक्योर फील होना, ये एक सुरक्षा का भाव आना बच्चे के अंदर, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए बच्चों को शायद अपने पास सुलाना ये बहुत जरूरी है। बच्चा आने के बाद एक माता पिता के अंदर चेंज आना चाहिए, ये बहुत, मतलब मैं अब इसको बहुत अच्छे से देख पा रही हूँ। जहां जहां गलतियां आज समाज से हो रही हैं, वो इन चीजों से ध्यान में आती हैं। आ, ये एक और बात बहुत अच्छी लगी कि सोना, खाना और मल मूत्र का त्याग करना, मतलब स्लीप, फूड एंड एक्सक्रीशन, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है बच्चों की लाइफ का। इससे उनकी ग्रोथ पर असर होता है।
तो ये एक बात बहुत अच्छी लगी मुझे। और फिर हमने कुछ हैंडक्राफ्ट किया कल। दीदी ने बहुत अच्छे से उस बात को रखा। पर मैं देख पा रही हूँ कि ये मोटर एक्टिविटीज को उन्होंने बहुत सुंदर तरीके से ऊन के साथ जोड़ा। देखो, अब हम जीवन विद्या में वस्तु कहते हैं, तो ये वस्तु का बनाना मतलब कुछ कला मूल्य के साथ ये जुड़ जाता है कि ये जब बच्चे अपने हाथों से कुछ चीजें बनाते हैं, खेलते हैं, ये अच्छा काम करता है। तो बच्चों हमसे उन्होंने बीन बैग बनवाया जिसमें चने भरवाए, है ना, और उससे हमने फिर खेला। तो ये एक बॉल बजाय हम एक प्लास्टिक का बाहर से खरीद के लाए रबर का, ये खुद बच्चे बनाएं और उससे खेलें। तो ये एक बात बहुत अच्छी लगी। फिर हमने कुछ खरगोश एक बनवाया था निटिंग करके। तो उन्होंने कहा कि फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चों को वो निटिंग कराते हैं और उससे वो खरगोश बनाया। तो ये भी समझ में आया कि बच्चे जब कुछ अपना अपने हाथ से बनाएंगे तो उसको वैल्यू करेंगे। तो ये जो अपने पेरेंट्स के प्रति, अपने टीचर्स के प्रति भी उनकी ये कृतज्ञता का भाव जागृत होगा कि कुछ मुझे बनाने के लिए मिला। ये सारी चीजें मतलब बहुत अम, ध्यान आकर्षित कराती हैं कि हमारा जो संबंध है, हमारा संबंध, मेरा संबंध मेरे साथ, मेरा संबंध मेरे परिजनों के साथ, मेरा संबंध लार्जर समाज के साथ और फिर सहअस्तित्व के साथ, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से पकड़ में आई। ये सारी एक्टिविटीज कनेक्टेड थी और एजुकेशन ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा मेरे ध्यान में आया कि बच्चों की शिक्षा हम अगर इस तरह से कर सकते हैं तो बच्चे वाकई अच्छे बन सकते हैं। और ये भी समझ में आया कि बहुत इंस्ट्रक्शंस नहीं देना, सब काम, क्योंकि देखिए बच्चे अनुकरण और अनुसरण से सीखते हैं। हम क्या कर रहे हैं, बच्चे उसको ज्यादा पकड़ते हैं बजाय हम उनको बार बार जो क्या बोल रहे हैं। और ये सब हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि जितना हम बोलते हैं बच्चे सुनते नहीं और फिर और संघर्ष होता रहता है। तो घर एक संघर्ष की जगह बन गई है, बजाय स्नेह और सरलता और सहजता से एक लयबद्ध तरीके से घर चले। तो ये बात मुझे बहुत ही पसंद आई। छोटे छोटे उन्होंने गीत बनाए थे। मैं दो एग्जाम्पल्स रखना चाहूंगी। एक, उन्होंने बच्चे जब नए स्कूल में आते हैं कैसे उनके साथ एक, हर बच्चे के साथ इनिबिशंस निकल जाए, मतलब एक ओपरापन निकल जाए और बच्चे सहज भाव से खेलने लगे, एक दूसरे को इक्वल समझने लगे। तो उसके लिए उन्होंने छोटा सा गीत बनाया था, चंपा चमेली खिलते रहेंगे, हम तुम दोनों मिलते रहेंगे। ये आखिरी का गीत था जब हम हमारा फेयरवेल गीत था। तो ये मुझे बड़ा पसंद आया कि ये मतलब हम गीतों से ही पूरा एजुकेशन करा सकते हैं। तो इस पर मेरा ध्यान गया। तो बस इतना। और फिर इसमें ये भी जोड़ूंगी कि हमारी भी साथ में सुमन बाला दीदी रह रही थी कमरे में, उन्होंने भी कुछ गीत सुनाए। तो ये भी बड़ा अच्छा लगा कि सबके पास बहुत कुछ है, सिर्फ उसको अच्छे से अरेंज करना, ये अब हमें करना पड़ेगा। तो बस इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मेरे को व्यक्त करने के लिए मौका दिया, थैंक यू सो मच। नमस्ते, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। गर्भस्थ शिशु के बारे में, मातृशक्ति के बारे में और परिवार में किस तरह से लयबद्धता हो, इन सभी चीजों पर दीदी ने ध्यान दिलाया। उसके लिए दीदी बहुत बहुत आपका धन्यवाद। जैसे कि ट्रेनर द्वारा जो मानव विकास की अवस्थाएं बताई है, तो उन्होंने प्रत्येक अवस्था को 7-7 साल की आयु में विभक्त कर बांटा और प्रत्येक अवस्था को प्लैनेट और ग्रह से जुड़ाव के साथ स्थापित किया। तो उसमें से पहली अवस्था है 0 to 7 साल की। तो इस आयु में केंद्र बिंदु में इनहेरिटेड गुणों को लेकर बच्चों के रूप में अपने आप को किस तरह से बच्चा डेवलप करता है, इन चीजों के बारे में बताया है। और दूसरी अवस्था है 7 to 14।
7 से 14 साल की, इस आयु में बच्चा अपनी कल्पना शक्ति और भावनाएं किस तरह से डेवलप करता है। और तीसरी अवस्था है 14 से 21 साल तक की। इस अवस्था में बच्चों की सोचने समझने के जो रूट्स है वो डेवलप होते हैं। तो इन सारे बिंदुओं को मद्देनजर रखते हुए बच्चा तो हालांकि परिवार में पढ़ता बलता है, तो हम एज अ अभिभावक, एज अ शिक्षक उन्हें किस तरह से अ, वातावरण दे सकते हैं। तो इन चीजों पर ध्यान दिलाने दिलाने के लिए और मार्गदर्शन करने के लिए मैं योगेश भैया जी को आमंत्रित करती हूँ। भैया जी, आपका स्वागत है। जी दीदी नमस्ते। आवाज पहुंच रही है? हाँ भैया, आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इन सभी प्रस्तुतियों के लिए। और आज शालिनी दीदी ने अभ्यास पर हमारा ध्यान दिलाया कि मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में हमें अपने होने का, मानव होने का संपूर्ण चित्र ज्ञानावस्था के रूप में हमें प्राप्त हो रहा है। हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो हमारी कोशिश है वैचारिक रूप में, अब उसे व्यवहार और कार्य रूप में हम कैसे अभ्यास में लाएं, तो उसके लिए दुनिया भर में जहां जहां हमें अभ्यास समझ में आ रहे, कुछ सोचने वाले लोग हैं जिनको नाम स्पिरिचुअलिटी देते हैं। उनकी स्पिरिचुअलिटी की व्याख्या भिन्न हो सकती है, उसमें वस्तु भिन्न हो सकता है, परंतु जो एग्जिस्टेंशियल रियलिटी है, जो वास्तविकताएं हैं, उनमें जो गति है, और यह गति कोई बड़ी चीज है, इतना तो ध्यान में आना आवश्यक है। और ऐसा जहां जहां ध्यान में आया है कि ये ग्रह गोल तारे, ये संपूर्ण अस्तित्व मानव से कोई बड़ी चीज है, एक बड़ी व्यवस्था है, इतना यदि कनेक्शन दुनिया के किसी भी कोने में किसी को मिला हो और उसमें एक संयमित होकर, संयत होकर मानवता के लिए कुछ काम, कुछ अभ्यास हुए हों, तो ऐसे अभ्यास की ओर हमारी दृष्टियां पहुंच पाए और उन अभ्यासों को शोधपूर्वक हम सहअस्तित्व नजरिए से कोएग्जिस्टेंशियल जो प्रपोजल है, कोएग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी है, और उसमें जो मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति अस्तित्व को बनाए रखने की प्रत्येक परमाणु में और परमाणु गठित पिंडों में भौतिक रासायनिक क्रियाओं में जो व्यवस्था और बड़ी व्यवस्था में भागीदारियां होकर ये पूरा अस्तित्व एक व्यवस्था है, ऐसा हम भी एक जीवन रूप में एक परमाणु है। और हमें सौभाग्य है कि हम स्वयं को पहचान सकते हैं, हम दूसरे को पहचान सकते हैं। ये जीवन की विशेषज्ञता, और ऐसे ही विशेषज्ञ जीवन में आनंदमय कोश
होना और ऐसा विशेषज्ञ जीवन में मध्यस्थ बल और मध्यस्थ शक्ति का प्रमाण हो पाना, ये हमें भौतिक क्रिया, रासायनिक क्रिया के साथ एक जीवन क्रिया है जिसका स्वतंत्र अस्तित्व है। ये हमें जानकारियां मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में पूज्य बाबा जी ने हमें ये जानकारियां प्रदान की। और एक अर्थ में कहें तो ज्ञान अवस्था की इकाई का वर्णन सटीक हमको पहुंच पाया, हम सुन पा रहे, समझ पा रहे और अपने आप को ज्ञान अवस्था की इकाई के रूप में क्या हम अपने मूल्य को पहचान पाए। ये जो मूल्य प्रदायी क्षमता है, मूल्य ग्रहण होना और मूल्य प्रदान करना, ये हमारा मुख्य काम है। इस प्रकार से गर्भावस्था से लेकर तो मानव की सभी अवस्थाएं जो स्थूल रूप में हमें आंखों में प्रतिबिंबित होती हैं, ये सभी प्रतिबिंबन का अर्थ क्या है, इसमें शरीर अवस्था को लेकर तो हमें एक क्रम पता लगता है। साथ में ये जो चैतन्य इकाई है जिसे जीवन कहते हैं, जीवन में क्या घटता है, ये जानकारियां हमें मध्यस्थ दर्शन में मिल रही हैं। और इन जानकारियों के साथ हमारे में प्रेरणाएं आती हैं कि ये जानकारियां हमें भी अनुभव के रूप में आए। उस स्थिति में हमारे में गुणात्मक परिवर्तन होना, और गुणात्मक परिवर्तन होने का अर्थ है कि हम हमारी जिंदगी को कैसे मानवकृत शिक्षा के वातावरण में, मानवकृत व्यवस्था के रूप में, अवसर में और साधन में, इस प्रकार से शिक्षा और व्यवस्था के अंतर संबंध में हम कैसे अभ्यास में दिन प्रतिदिन अपने में गुणात्मकता को जोड़ पाए और गुणात्मक परिवर्तन के अर्थ को समझकर हम स्वयं के साथ काम करने में कैसा हमारा उत्साह बढ़े। ऐसे कुछ अभ्यास पिछले 3-4 दिनों में तो हम एक बेसिस शिक्षा विधि से प्री प्राइमरी भाषा हम ऐसी दे रहे हैं क्योंकि हम सभी को शिक्षा विधि का अभ्यास है। आज घर में बच्चा आते ही उसके साथ शिक्षा अविभाज्य रूप में हमारी कल्पना में आती है, पर शिक्षा केवल कल्पना में है। इस शिक्षा में होना क्या है, इस शिक्षा में हमें अभ्यास क्या करना है, शायद इसकी स्पष्टता आज नहीं है। इसलिए ये जो बचपन है, कुछ बचपन जाने अनजाने में हमने जिया, उसकी कुछ स्मृतियां हैं और उन्हीं स्मृतियों से पूरे दुनिया भर में एक निष्कर्ष कॉमन है, सोचने वाले व्यक्तियों का निष्कर्ष है। अर्थात है तो सोचने वाले लोग कम ही, ऐसे कम सोचने वाले लोगों का मात्रा में कम है, परंतु उनकी जो निष्कर्ष है वो तो दुनिया भर में पढ़े जाते हैं। विशेष करके शिक्षा जगत में जो सोचने वाले लोग हैं, उन सभी का पूरी दुनिया भर में
बचपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण निष्कर्ष के रूप में उभर आया है। तो हम अपने बचपन को कैसे संवारे हैं? हम उन कुछ सौभाग्यशाली लोगों में हैं, भारत के लोग, जहां परिवार परिवार में संबंध, एक आध्यात्मिकता, ज्ञान मार्ग की इतनी बड़ी परंपरा, भक्ति परंपरा आदि सभी में हिंसा, परपीड़ा, पर धन, पर नारी, पर पुरुष, ये तो हमारी परंपराओं में न जाने कितने वर्षों से कहा जा रहा है। दया के भाव की प्रेरणा, ये कुछ हमारी परंपराओं में न जाने कितने वर्षों से कहा जा रहा है। ये सब होने के बावजूद भी फिर क्यों अव्यवस्था है, क्यों शोषण है? इसका मतलब कहीं ना कहीं इन सब के अर्थ हम तक पहुंचने में आज की परंपरा में वो शिक्षा नहीं होने के कारण एक अच्छा खासा मानव जो बचपन में न्याय का याचक होता है और बड़ा होकर के वह कैसा कैसा बन रहा है, इसके उदाहरण हम अपने परिवार में रोज देखते हैं। इसीलिए इस प्रकार की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, जहां पर बचपन को गंभीरता से देखा जाता है, ऐसे दुनिया भर की बेस्ट प्रैक्टिसेस को और हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि फिलॉसफी के रूप में, दर्शन के रूप में स्पष्ट दर्शन पूज्य बाबा जी ने हमारे सामने रखा है। दर्शन की रोशनी में बेस्ट प्रैक्टिसेस को पहचानना और उसे बचपन से ही परिवार में लागू करने के प्रयास करना, तो ये जो बाधाएं हैं, एक मानव को सही की समझ मिलने में जितनी बाधाएं हम दूर कर सकते हैं, शायद आज के दिन में यही हमारा पुण्य कर्तव्य कहलाएगा, ऐसा मुझको तो लगता है। और इसी एक क्रमिकता में पिछले गर्मी के दिनों में यहाँ पर देश भर से करीब 70 प्रतिभाशाली बहनें आकर, जिसमें से 60 तो प्रतिभागी थे और 10 उनके साथ काम करने में, जिसको मेंटोर कहा जाता है, ऐसी मुंबई की कुछ बहनें तैयार हो गई। और ये 3 वर्ष ये कोर्स के रूप में ये चलेगा और आगे हम आशान्वित है कि इसके सकारात्मक परिणाम 3-4 प्रकार से हमको समझ में आ रहे। एक तो समूह के रूप में कैसे काम करते हैं, समूह में कैसी लयबद्धता हम लेके आते हैं और आपस में विश्वास का वातावरण कैसे निर्मित कर सकते हैं विद्यालय में और परिवार में। इस प्रकार से विद्यालय और परिवार का अंतर संबंध हम कैसे विकसित कर सकते हैं, क्योंकि अगर बड़ों में एक सूत्रता है, वही छोटों में अपने आप परावर्तित होती हैं। ये नियम तो हम सबको पता है। और जैसा आज की प्रस्तुति में एक महत्वपूर्ण मुद्दा शालिनी दीदी ने सामने रखा कि करो ना करो, ये जो इंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज है, भाषा है, उससे बच्चे आहत होते हैं। और ये जो करो ना करो की मर्यादा हमें पता नहीं होने से और घायल बच्चे का मन फिर एक प्रतिक्रियात्मक विद्रोही स्वरूप का उसका मानस और फिर बड़ों को जवाब देने लगता है। ये तो हम घर में देख रहे हैं। तो भाषा में जो मुलायम होना है, जो सॉफ्टनेस भाषा में आनी है, तो इंस्ट्रक्टिव लैंग्वेज बचपन से ही यदि अवॉइड करके
और कैसे हम एक संगीतमयता के साथ वही मुद्दा हम बच्चों तक पहुंचा सकते हैं। तो स्कूल का वातावरण एक संगीतमयता के साथ, जिसे सिंक्रोनाइज भी अंग्रेजी में कहा जा सकता है, हार्मोनियस भी अंग्रेजी में कहा जा सकता है, तो एक तालमेल का अभ्यास बचपन में बच्चों को होना और उनके साथ जो काम करने वाले बड़े हैं उनको भी होना, परिवार में सभी को होना, उस स्थिति में स्वभाव गतियां विकसित होकर यही अध्ययन के लिए पूर्वाभ्यास समझ में आ रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी सटीक प्रस्तुतियों के लिए। और हमारा ध्यान भी जा रहा है और हम कैसे परिवार में बच्चों के साथ एक सही भाषा में सही की समझ के लिए कैसे हम अभ्यास कर सकते हैं, इसका हम प्रयास भी करेंगे। आज की चर्चा को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। यदि कोई प्रश्न फिर से रह गए होंगे तो हम उन प्रश्नों को प्रश्नोत्तर के लिए ले सकते हैं। यदि कोई प्रश्न बच गया हो पिछली चर्चाओं में, तो यदि वैशाली दीदी के ध्यान में कुछ प्रश्न होंगे तो हम प्रश्नोत्तरी के साथ आगे बढ़ते हैं। अ, नमस्ते भैया जी। भैया अभी पिछले सत्रों के कोई प्रश्न तो नहीं है। अभी फिलहाल आज के लिए कोई अपनी जिज्ञासा रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं। जी दीदी। नमस्ते सभी को। नमस्ते भैया। मेरा एक नमस्ते छोटा-सा प्रश्न है भैया। अ, जी। आश्वस्त और विश्वस्त 2 शब्द आते हैं भैया, तो इसमें क्या फ़र्क है भैया? आश्वस्त और विश्वस्त? जी, ये एक महत्वपूर्ण ध्यान आकर्षण है। बाबा जी ने वाङ्मय में इसे बार बार प्रयोग किया है, आश्वस्त होना और विश्वस्त होना। मुझे लगता है हम बारंबार हम अपनी शरीर यात्रा को ध्यान में रखते हुए और सोचने का अभ्यास करते हैं। तो हम एक मानव के रूप में अपनी शरीर यात्रा को ध्यान में देते हैं तो अवस्थाएं समझ में आती है, जैसे शैशव अवस्था से लेकर तो वृद्धावस्था तक, और 3 पीढ़ी का अंतर संबंध। एक मानव के रूप में हम स्वयं, अब इस स्थिति में हम ये कहेंगे कि हम शिशु थे, हम बचपन में बाल्यावस्था में थे, किशोरावस्था में थे, युवा अवस्था में थे, आज हम प्रौढ़ अवस्था में हैं और आगे वृद्धावस्था में होंगे। ऐसे ही परिवार में 3 पीढ़ी जो आज वृद्धावस्था में हैं, कल उनका शरीर विरचित होगा। उसके पहले वे भी शिशु अवस्था में थे, युवा अवस्था में थे, प्रौढ़ अवस्था में थे और आज वृद्ध अवस्था में हैं। बच्चे बच्चे कुछ समय पहले शिशु अवस्था में थे, बाल्यावस्था में थे, आज युवा अवस्था में हैं, कल प्रौढ़ अवस्था में होंगे और फिर वृद्ध अवस्था में होंगे और फिर शरीर यात्रा पूरी होगी। ऐसे स्थिति में फिर इस शरीर यात्रा का प्रयोजन या इस शरीर यात्रा में करना क्या है, कौन करता है, कौन देखता है,
कौन समझता है, इस प्रश्न के उत्तर के रूप में हम स्वयं को जीवन रूप में पहचानने लगते हैं। यानी हम अपने आप को जीवन रूप में भी पहचान पाना। अब ये जो आश्वस्त होना और विश्वस्त होना, इसे हम सर्वप्रथम मानव शरीर यात्रा के संदर्भ में लेते हैं, और ये जो अवस्थाएं हैं इस संदर्भ में लेते हैं, और 3 पीढ़ी के अंतर में हमारा जो संबंध है उस संबंध में यह एक महत्वपूर्ण कड़ी बारंबार हमारी भाषा से अभिव्यक्त होने की आवश्यकता है। और ये जो बारंबारिता है हमारी भाषाओं में जो व्यक्त होती है उसी को हम कहेंगे आशावाद। तो आश्वस्त होना और विश्वस्त होने के मूल में जो आशय जीवन में ध्वनि के रूप में बना रहता है वो है जीने की आशा, सुखपूर्वक जीने की आशा, सुखी होने की आशा, सुखी करने की आशा। ये ध्वनि रूप में और उसका शब्द रूप में भाषा बनता है आश्वस्त होना और विश्वस्त होना। अब हम सर्वप्रथम शरीर यात्रा के रूप में इसका संदर्भ समझते हैं। तो इन अवस्थाओं का अर्थ हम समझदार होकर और मानव परंपरा में प्रमाणित कर पाना। तो जैसे कि 18 से 20 वर्ष तक शिक्षा और आगे व्यवस्था में भागीदारी। अब हम जो बचपन की अवस्था है उसमें हम आश्वस्त और विश्वस्त होने को समझते हैं। जैसे छोटे बच्चों के साथ बड़े विश्वास को बनाए रखते हैं हर स्थिति परिस्थिति में। बड़े छोटों के साथ विश्वास को बनाए रखते हैं। अब तमाम परिस्थितियां ध्यान में ले आएंगे, तमाम वो सारे व्यवहार हम ध्यान में लेके आएंगे। हम क्या क्या व्यवहार हम करते हैं, ये सब का हमको डिटेल परिचय होना। जैसे बच्चे की पढ़ाई लिखाई है, बच्चे का समझ है, बच्चे के कर्तव्य हैं, बच्चे का आज्ञा पालन है, बच्चे का विकास है, उसका भावनिक विकास है, वो संबंध को पहचान पाना। परिवार के 18 मूल्यों की चर्चा, और उस चर्चा में जो कुछ हमने छोटे मोटे अभ्यास की भी चर्चा की वो भी स्मरण में ले सकते। तो ये सारा बनाए रखना यानी बच्चों के साथ भावमयता बनाए रखना, विश्वास बनाए रखना, उससे बच्चे के मन में विश्वस्त होना बना रहता है, क्योंकि उसे ये बारंबार भाव का पोषण आता है बड़ों से कि ये हमारे साथ विश्वास को बनाए रखे हुए हैं। कितना इंपॉर्टेंट है। इसीलिए उसमें जो भविष्य में होना है उसके बारे में आश्वस्त रहता है। बच्चा भी है तब भी उसमें कल्पनाशीलता चलती है। भले ही अभी वर्तमान क्लियर ना हो, परंतु भविष्य की योजनाएं तो हर बचपन में बच्चे को चलते ही रहती है। भले ही थोड़ी दूर के लिए क्यों ना सोच पाए। जैसे एक उदाहरण के लिए क्रमिक शिक्षा में 5वीं का बच्चा 6वीं 7वीं तक का क्यों ना सोच पाए, लेकिन उसके बारे में उसके मन में भविष्य के बारे में चर्चा चलती ही रहती है।
अब समीक्षा के रूप में हमारी भाषाओं में कैसी गड़बड़ियां चली जाती हैं, क्योंकि हमारे भावों में ही गड़बड़ियां हैं। हम अविश्वास व्यक्त करते ही भविष्य की चिंताएं बचपन में ही बच्चे को बोलना शुरू कर देते। क्या पता तुम्हारा कैसा होगा, तुम ऐसे करोगे तो कैसा होगा, आदि 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 आदि। इसका मतलब वर्तमान में विश्वास में कोई अभ्यास नहीं, कोई काम नहीं, और स्वाभाविक है भविष्य के बारे में चिंताएं व्यक्त होने से बच्चों के मन में स्वयं के प्रति अविश्वास और भविष्य की चिंताएं पनपती हैं। इसलिए बच्चा आश्वस्त नहीं हो पाता। आश्वस्त नहीं हो पाने के कारण उसमें चिंताएं और वर्तमान में विश्वास न हो व्यक्त होने के कारण भयभीत होना, भयग्रस्त होना। इसलिए हम बड़े बच्चों के साथ सदैव सदा सदा विश्वास को बनाए रखने का अभ्यास करते हैं। इसलिए ये कुछ जो कनेक्शंस उन सभी बहनों ने अपनी माँ के प्रति जो दिलाया वो विश्वास है। जिस विश्वास से माँ ने हमको जन्म दिया, हमारा पालन पोषण किया, वो विश्वास बनाए रखने का हमको याद करना पड़ रहा है प्रैक्टिस से। और वही माँ जिसने जो कष्ट सहे, हमको लालन पालन करके बड़ा किया, और हम वही संतान हैं जो भविष्य के प्रति चिंतित है, स्वयं में भय है। क्या हम यही परंपरा को आगे बढ़ाना चाहेंगे? तो बाल्यावस्था से ही विश्वास का अभ्यास, वो क्या क्या अभ्यास हो सकते हैं इसका शोध, और स्वाभाविक है वर्तमान में विश्वास किसी भी व्यक्ति पर यदि आज भी इसी क्षण भी हम आप एक दूसरे पर विश्वास कर रहे हैं तो हमको कल की आश्वस्ति है, अपने आप बनती है। ऐसे ही प्रौढ़ावस्था में, आज हम प्रौढ़ावस्था के व्यक्ति हैं, हम परस्पर व्यवस्था में भागीदारी करते हैं, शिक्षा में भागीदारी करते हैं, उपकार करते हैं, तो ये हमारे लिए विश्वास का वातावरण है, और इसी उपकार से हम भविष्य के प्रति आश्वस्त होते हैं। वो सभी क्षण जिसमें हमने उपकार किया आज, वो कल का हमारा आश्वस्ति का डिजाइन बनता है, स्वरूप बनता है। तो प्रौढ़ अवस्था का व्यक्ति आज जितना उपकार से दूर रहेगा उतना ही वो चिंता दूर है। कल को मेरा कैसा होगा, कौन मेरा ध्यान रखेगा, कौन मेरी सेवा करेगा। तो प्रौढ़ अवस्था के व्यक्ति के लिए उपकार के वो तमाम अभ्यास, वो तमाम योग्यताएं अब हमको लगाने की आवश्यकता, क्योंकि समय तेजी से निकल रहा है और आगे वृद्धावस्था अब सामने है। ऐसे ही वृद्धावस्था के व्यक्ति के लिए जितने ये उपकार के लिए हमारी संतान काम करती है, उसको भरपूर आशीर्वाद दिए रहना, उनके प्रति संतुष्टियां व्यक्त किए रहना, और जीवन के रूप में मनन चलते रहना, ताकि इस शरीर यात्रा समाप्ति के बाद जो कुछ अर्जित मैंने किया, जो कमाया मैंने, संबंध कमाए, संबंधों में जो विश्वास कमाया, इसी विश्वास के साथ पुनः ऐसे ही परिवार में शरीर यात्रा की और जो शेष जागृति का कार्य है उसे पूर्ण करने के प्रति आश्वस्त होकर, और अभी संबंधियों के साथ विश्वास पूर्वक यदि ये शरीर यात्रा पूरी होती है, ये एक मुझको लगता है वृद्धावस्था की आज की सार्थकता समझ में आती है। इस रूप में मुझको लगता है कि ये तीनों पीढ़ियों में बारंबार अब हम लोग समझ रहे हैं, तो हम प्रौढ़ों का ये एक नैतिक अभ्यास बनता है कि हम सभी प्रौढ़ शिक्षा रूपी उपकार में अपना क्षण क्षण व्यतीत करते हुए कैसे हम
स्वयं के प्रति विश्वास यानी विश्वास के वातावरण को बनाए रखते हुए और भविष्य के प्रति आश्वस्तियों भरा एक अभ्यास। तो वर्तमान के प्रति विश्वास व्यक्त किए रहना होता है और भविष्य के प्रति आश्वस्तियां हम परस्परता में देने से एक शिक्षाप्रद, व्यवस्थाप्रद, मानवकृत वातावरण की निर्मिति इन दो शब्दों के अर्थ में मुझको समझ में आती है। बहुत बहुत धन्यवाद इस मुद्दे पर ध्यान आकर्षण के लिए। और जो 10 वर्ष का जो अपना डिजाइन है, यही भविष्य के प्रति आश्वस्ति है कि हम 10 वर्ष साथ चलेंगे और वर्तमान में प्रतिदिन ऐसे अभ्यास में जुड़कर सुबह और रात्रि हम वर्तमान के प्रति विश्वास व्यक्त करके और अपने परिवार में ऐसे अभ्यासों को हम स्वयं के साथ ऐसे अभ्यास करते हुए जागृति पथ पर अग्रसर हैं। ऐसा आज का कंक्लूडिंग नोट। 1 मिनट ज्यादा। नमस्कार, कल फिर धन्यवाद मिलेंगे। नमस्ते आगे। भैया जी, नमस्ते दीदी, धन्यवाद सभी को, धन्यवाद भैया जी, सभी को सभी को नमस्ते। नमस्ते।